अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। लोगों का हमारे YouTube चैनल पी सी एम ग्रुप में स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो लेसन नंबर 1 पढ़ा रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, वो पूरा लेसन हो गया कि उसकी एक्सरसाइज बची हुई है और उसकी एक्सरसाइज हम आप लोगों को करवा देते हैं आज, ताकि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आपको इस एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत ना हो। और हम इसके आज आंसर जो बताएंगे वो आप लोग देखेंगे कुछ हट के होंगे, ऐसा बताएंगे कि आप जो है उनको याद करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो आप इसको सेल्सियस में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए देखो, इसमें एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो देखिए किस तरीके से, एक तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर आपका केल्विन में दिया है और सेल्सियस में निकालना है तो आप इसमें से 273 घटा दीजिए, आपका सेल्सियस में टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ये केल्विन में दिया है, इसमें भी 273 सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें तो आपको सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाता है। लेकिन इसको जो लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, देखिए आपका सूत्र हम लिख देते हैं, पीछे भी हमने बताया है सूत्र आपका लिख देते हैं कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। तो आप इसमें देखेंगे कि केल्विन की वैल्यू यहां पे कितनी दी है, 300 दी हुई है, इज इक्वल टू 273 प्लस कितना, सेल्सियस। आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 273 इक्वल टू सेल्सियस। घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 27 इज इक्वल टू सी। तो आप देख रहे हैं कि सेल्सियस में टेम्परेचर कितना आ गया, 27। अगर हम डायरेक्ट इसमें से 273 घटा देते तब भी हमको 227 ही मिलता। तो देखिए लिख सकते हैं कि अतः सेल्सियस में ताप 27 सेंटीग्रेड होगा। ये आपका एक इसका आंसर होगा। इसको देखते हैं, इसमें भी वही करेंगे, K इज इक्वल टू 273 प्लस सी। K की वैल्यू हमें कितनी दी, 573 दी हुई है, 273 प्लस कितना सी। इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो 573 माइनस 273 इज इक्वल टू सी। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3 इज इक्वल टू सी। अतः हम कह सकते हैं, अतः सेल्सियस में ताप कितना हो जाएगा, सेल्सियस में जो ताप होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ 300 सेल्सियस डिग्री हो जाएगा, सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से हमने इनको लगाया। ये सवाल हम पीछे भी आपको इसी टाइप के जो दिए थे हमने बताए हैं, जो बीच बीच में एक्सरसाइज देते हैं। ये आपके अभ्यास के सवाल है, ये हम एक सवाल आपको करवा रहे हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िए। वीडियो अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लीजिए ताकि आपकी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके बाद हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया है और सेल्सियस में निकालना हो तो आप इसमें 273 घटा दीजिए तो आपको सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब आपको इसको किसमें बदलना है, केल्विन में। अगर किसी को टेम्परेचर को जो सेल्सियस में होता है केल्विन में बदलना होता है तो हमको इसमें 273 क्या करना होता है, ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। इसमें 273 जोड़ दें आपका आंसर हो जाएगा केल्विन में। इसमें भी 273 जोड़ दें तो आपका आंसर हो जाएगा केल्विन में। इस तरीके से तो लगा देते हैं। इसको किस तरीके से लगाएंगे, देखिएगा सॉल्यूशन, K इज इक्वल टू 273 प्लस कितना सी। तो हमको K की वैल्यू निकालनी, केल्विन की निकालनी है। तो 273 प्लस कितना 25, ऐड कर दिए, 5 3 8 7 2 9 और 2, तो ये आपका केल्विन में आ जाएगा। हम लिख सकते हैं अतः केल्विन में ताप कितना हो गया, 298, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी वही सूत्र अपनाएंगे, K इज इक्वल टू 273 प्लस सी। तो K की वैल्यू हमको निकालनी है, केल्विन में निकालना है, तो 273 प्लस 373 जोड़ेंगे तो 3 3 6 7 7 14, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा आपका। इसलिए आपका ये कितना होगा, 646। तो लिख सकते हैं अतः केल्विन में ताप कितना हो गया आपका, 646 केल्विन हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिए, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, नेथलीन को रखा रहने देने पर या समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ
छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि उसमें कहे कि ये बिना कोई कुछ भी छोड़े कुछ समय के बाद अगर पूरा छोड़ देते हैं तो अदृश्य हो जाता है, तो समझ जाइएगा कि ये उसके ऊर्ध्वपातन गुण के कारण होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि वे पदार्थ जो द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और इसे जो ये क्रिया होती है इसी को हम ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे, देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसी क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे। केवल आप इतना लिखिए जो चीज अदृश्य हो जाती है उसका कारण क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। तो लिखेंगे इसी में से, देखिए आप इसी से यहीं से हम उत्तर स्टार्ट करेंगे, आप लोग यहीं से उत्तर लिखना शुरू करना। इसी को देखो हम उत्तर बना देते हैं, इसी के बाद लिखना उत्तर और लिखना शुरू करना। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, क्योंकि यह एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जो द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है और अदृश्य हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने क्या किया, इसका जो आंसर लिखा वो क्वेश्चन से ही लिखा। केवल आप लोगों को इतना याद रखना है कि आपको ये जो डायरेक्ट वाष्प में बदल जाते हैं उनमें क्या होता है, वो ऊर्ध्वपातनशीलता गुण के उनके कारण होता है। तो हमने लिखा नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर, क्वेश्चन में ही कह रहा था वही हमने लिख दिया, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, क्योंकि यह एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जो द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है, या इसको लिख सकते हैं बदल जाती है और अदृश्य हो जाती है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन में आप देख लीजिए, अगर आपसे आयोडीन के बारे में पूछता है, आयोडीन ये हमने लिखा है आपको, नौसादर कहता है, नौसादर, और या कपूर कहता है, कपूर। एक तो नेफ्थलीन था, अगर इसके बारे में आपसे कहे तो इसका आंसर यही होगा। अगर आपसे कह दे कि आयोडीन को रख दे तो वो भी क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो नौसादर के बारे में यही कह सकता है, कपूर के बारे में कह सकता है। तो आपको सब में क्या देना है, ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ होने के कारण ही लिखना है सब में, और यही सब में कारण देकर के हम आंसर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो इसका पार्ट बी देखिए, कह रहा है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। तो इसी से देखिए आंसर हम बनाएंगे। आप लोग समझ लीजिए, कोई किसी की गंध अगर वो बहुत दूर तक पहुंच जाती है, ये याद रखिए, गंध अगर दूर तक पहुंच जाती है, या कोई चीज हमको गर्मियों में ठंडी क्यों लगती है, जैसे क्वेश्चन कहता है कि जो हाथ पर पेट्रोल या कुछ इस तरीके की चीजें जो डालते हैं वो हमारा हथेली ठंडी लगती है, या हम ये पूछता है कि जो घड़ा होता है उसका पानी ठंडा लगता है, या कूलर की हवा ठंडी होती है। तो इन सब का रीजन याद रखना है आपको, वाष्पीकरण। जब वाष्पीकरण होता है तभी वो चीज हमको क्या लगती है, ठंडी। इन सब का रीजन एक ही है, वाष्पीकरण, और ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका रीजन देंगे, हम यही लिखेंगे, आप लोग लिखना शुरू करेंगे यहीं से उत्तर, इसको लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है, जिससे इसके कण वायु में विसरित होकर दूर तक पहुंच जाते हैं। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात हमारे पास पहुंच जाते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देख सकते हैं दोबारा, उत्तर
उत्तर देख सकते हैं, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है, जिससे इसके कण वायु में विसरित होकर दूर तक पहुंच जाते हैं, अर्थात हमारे पास पहुंच जाते हैं। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। और ये इसकी बात नहीं है, वाष्पीकरण जब भी आपसे पूछेगा कि कोई चीज ठंडी क्यों लग रही है तो उसके वाष्पीकरण का ही रीजन देंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसी क्वेश्चन की कोई बात नहीं, आप लोग ये जाने कि किसमें आकर्षण कम होता है और किसमें अधिक होता है। तो आप याद रखिए, जो गैस होती है, गैस में सबसे कम होता है, गैस में सबसे कम। याद रखिए, गैस में जो गैस के जो कण होते हैं उनके बीच जो आकर्षण होता है वो सबसे कम होता है। उसके बाद जो जल होता है, यदि आप द्रव, आप कह सकते हैं क्या, द्रव में जो है वो मध्य होता है, मध्य में। और मतलब सब गैस से क्या होगा, इसमें अधिक होगा। और उसका ठोस सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में जो है वो सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक, ये याद रखेंगे, सबसे अधिक होगा। गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है आकर्षण बल, और द्रव में इसके मध्य में होता है, और ठोस में सबसे क्या होता है, अधिक। तो सबसे कम किसमें है, गैस में। तो बताइए, जल, चीनी, ऑक्सीजन में कौन गैस है, तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, गैस है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ऑक्सीजन को लिखेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो है ये सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद किसका नंबर आता है, द्रव का। द्रव कौन है इसमें, जल, तो हम किसका लिख देंगे, जल। और सबसे अधिक किसका होता है, ठोस का। तो ठोस में क्या आएगी, चीनी, क्या आएगी, चीनी। तो कोई यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की बात नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप याद रखिए, जो गैस होगा, गैस उसकी सबसे, उसके जो कण होंगे उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा। द्रव के, उसके बाद द्रव का नंबर आता है, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में। और ठोस में क्या है, चीनी। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से हम लगा सकते हैं, और यही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 देखिए, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो देखिए 25 सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है, 0 पे पूछ रहा है और 100 पे पूछ रहा है। तो 0 पर हम जान रहे हैं कि वो ठोस हो जाता है और बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वो वाष्प बन जाता है, गैस बन जाता है, और 25 पर क्या होता है, वो द्रव बना रहता है। क्या बना रहता है, द्रव। तो देख सकते हैं कि लिखेंगे इसका उत्तर, देखिए उत्तर ए में क्या लिखेंगे, 25 सेंटीग्रेड ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव, क्या होगी, द्रव के रूप में होगा। और बी नंबर लिखेंगे 0 सेंटीग्रेड ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी आपकी, ठोस। क्या हो जाएगी, ठोस, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, द्रव जो जल होता है वो बर्फ बन जाता है। उसके बाद सी नंबर पे, सी में क्या दिया हमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, इस पे क्या होगा, वो वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाष्प, या लिख सकते हैं क्या, गैस अवस्था में बदल जाएगा, या उसी को वाष्प लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे पानी क्या होता है, खौलने लगता है, उबलने लगता है, भाप बनने लगता है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखिए, कह रहा पुष्ट हेतु कारण दें। पहला इसमें जो पार्ट दिया, जल कमरे के ताप पर द्रव है, और दूसरा कह रहा लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। इन दोनों का रीजन देंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें बताते हैं। तो आप देखिए, पहले में कह रहा है जल कमरे के ताप पर द्रव है, तो आप इसी को उत्तर, इसी से लिखना शुरू करना। आप लिखना उत्तर और यहीं से लिखना शुरू कर देना कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि इसमें बहने, मतलब ये बहता है। जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है, और यह जिस बर्तन में रखा जाता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या है, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है, और यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है।
तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिए, कह रहा है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो इसमें भी यहीं से उत्तर लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे, उत्तर लिखेंगे लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसमें दृढ़ता पाई जाती है और इसका आकार निश्चित होता है। आप लोग जान रहे हैं कि जो ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित रहता है, जबकि जो द्रव होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं रहता, बल्कि वो जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देखिए। इसका कह रहा है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। वो कह रहा है इसी ताप पर अगर मान लो बर्फ को ठंडा करें और क्या कह रहा है, बर्फ को ठंडा करें और किसको, जल को इसी तापमान पर ठंडा करें, तो सबसे ज्यादा शीतलता का गुण होता है वो कह रहा है बर्फ में होता है। इसका कारण हमको देना है, तो हम फिर इसमें कारण देना तो हम इसी से आंसर बनाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए, यहीं से लिखना शुरू करेंगे, इसको कर देंगे उत्तर और इसमें लिखेंगे 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। यहां से लिखना शुरू करेंगे, होता है क्योंकि बर्फ के संगलन की गुप्त उष्मा इसी तापमान पर क्योंकि बर्फ के संगलन की गुप्त उष्मा इसी तापमान पर जल से अधिक होती है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ लीजिए कि जब भी आपसे पूछे कि ये इससे अधिक क्यों ठंडा लगता है या शीतलता इसकी अधिक क्यों है, या आपसे पूछे कि भाप से जलना जल की तुलना में अधिक खतरनाक क्यों है, तो समझ जाइएगा कि उसकी गुप्त उष्मा ही होती है जो इसका रीजन होता है। गुप्त उष्मा के कारण ही वो भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है गर्म जल की तुलना में, और शीतलता भी इसी रीजन से होती है कि जो बर्फ की शीतलता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि उसके बर्फ की जो गुप्त उष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है, वो जल से अधिक हो सकती है, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आपका आंसर होगा। लेकिन इसी में अगर आपसे पूछ ले कि आप अगर भाप से जलना बर्फ की तुलना में क्यों अधिक खतरनाक है, तो चूंकि भाप की जो गुप्त उष्मा होती है, वाष्प की जो गुप्त उष्मा होती है वो जल से अधिक होती है, इसीलिए उससे जलना अधिक खतरनाक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट देखिए 8 नंबर। अभी हमने बताया था पिछला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, उसमें हमने बताया अभी इसको, उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो इसी से उत्तर बनाएंगे। देखिए यहां लिखेंगे उत्तर, आप यहीं से लिखना शुरू करेंगे, उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता, ये हटा देंगे, जलने की तीव्रता, एक मिनट, उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता भाप में अधिक होती है। मान लीजिए उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता भाप में अधिक होती है क्योंकि भाप के वाष्पन की गुप्त उष्मा उबलते हुए जल से अधिक होती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता भाप में अधिक होती है क्योंकि भाप के वाष्पन की गुप्त उष्मा उबलते हुए जल से अधिक होती है। ये इसका रीजन हो जाएगा। और इस प्रकार ये आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया,
फिनिश हो गया है, पहला लेसन आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसके जितने भी वीडियोस हैं आप सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से पढ़िए और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। जब आप एक साथ में सारी वीडियोस को देखेंगे और सारे नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। और आज के लिए इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।